चला मॅट्रायसेस में आगे बढ़ते हैं. हम लोग सीख रहे हैं अल्जेब्रा और मॅट्रायसेस. आता हा जो आहे आपण हे जे काही शिकतोय हम लोग ये जो कुछ भी मॅट्रायसेस पढ़ रहे हैं दिस इज वेरी बेसिक. इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन इसको ये आना जरूरी है. तो जिनको भी इनके क्वेश्चंस की तैयारी करनी है वो लोग 11 का पार्ट 1 का जो बुक है आपका उसमें डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस नाम का टॉपिक है जिसके अंदर लास्ट में मैट्रिसेस पे एक एक्सरसाइज दी है जिसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो खास आज जो हम मल्टीप्लिकेशन देखने वाले उसका अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उस एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से ध्यान में रखें. ठीक है. चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है. क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. हे असं करे नंबर सारखा असतं का की दोन नंबर दिले त्यांचं मल्टीप्लिकेशन करता येते करून टाका विषय संपला असं नाही. असं जरूरी नहीं कि दोन मैट्रिक्स दिले तो त्यांचं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबलच रहेगा. ध्यान में रखिए इस बात को मैं जो बोल रहा हूँ. मैंने क्या कहा अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि उन दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर पाए. उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सेटिस्फाई होनी चाहिए. वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि गिवन टू मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटेबल मल्टीप्लायबल. ये सही है. ये सही अंग्रेजी है. या फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो वो क्राइटेरिया क्या है बेटा. वो क्राइटेरिया ये है कि मेरे पास ये लड़के मेरे पास दो मैट्रिक्स है. पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n. पहिला मॅट्रिक्स झालं ना. आता करा बरं आठपा पटकन आठपा. हाँ आप ही बोल रहा हूँ. पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n. दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/p. तो AB इज पॉसिबल. आता हे फक्त मलाच कळलं मी जे बोललो ते. आता तुम्हाला कधी कळेल जर मला AB अगर मुझे बेटा हाँ अगर मुझे AB करना है मतलब क्या A को B से मल्टीप्लाई करना है तो A का जो ऑर्डर है उसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो B के नंबर ऑफ नहीं A का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B. तो A भी पॉसिबल है. तो आप कहेंगे BA के बारे में क्या कहना है. तो अगर मुझे BA करना है तो B के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू A के नंबर ऑफ रोज. तो इससे ये बात बिल्कुल तय होती है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर A को आप B से मल्टीप्लाई कर पा रहे हो मतलब AB निकाल पा रहे हो ये लड़के अगर आप AB निकाल पा रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप BA निकाल पाओ. आ रही बात समझ में. अगर आप AB आप बीच में हाँ नहीं समझ में आया. अगर आप AB निकाल पा रहे हो बेटा अगर आप AB निकाल पा रहे हो तो जरूरी नहीं आप BA निकाल पाओ. Unless it is a square matrix of same order. अरे बात समझ में. दो ही मैट्रिक्स 2/2 के है AB करो BA करो कोई फर्क नहीं पड़ता जमेगा. लेकिन मेन चीज क्या समझ में आपको कि अगर मैं A/B जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/2 और दूसरा मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/5 तो क्या मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ. क्या मैं AB फाइंड आउट कर सकता हूँ. मेरा सवाल है क्या मैं AB फाइंड आउट कर सकता हूँ. क्यों. क्योंकि आपको ये चेक करना है क्या ये सेम है ये और ये सेम है क्या. अगर मैं AB निकाल रहा हूँ तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है क्या. अगर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा 3/5. अगर मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकता हूं जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और उनका मल्टीप्लिकेशन AB जो आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर m/p.
आ रही बात समझ में? तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 और दूसरा मैट्रिक्स मैं लेता हूं ऑफ ऑर्डर 3/2, तो क्या इस मैट्रिक्स का क्या ए बी पॉसिबल है बेटा? ए बी पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ दिस 3 3 है। ये बच्चे ध्यान नहीं है तेरा। ये बार लक्षाने दिला बर का आजचा पण हा पोर्शन वाईट आहे माझा, ब्ल्यू होऊन जाईल आजच्या दिवसाची. मला सांगा ए बी काय होईल रे? ए बी फाइंड आउट किया जा सकता है, उसका ऑर्डर रहेगा 3/2. मतलब ए बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है. अब अगर इसी दो मैट्रिक्स के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बेटा बी ए पॉसिबल है, तो बी ए को पहले रखिए और ए को बाद में रखिए और फिर ये वाला फाइंड आउट कीजिए. क्या ये सेम है? नहीं. तो ये पॉसिबल होगा क्या? तो क्या समझे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मैच कर जाएंगे दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से. तो आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले अगर आपको किसी ने दिया है कि दो मैट्रिक्स है एंड मल्टीप्लाई द गिवन टू मैट्रिक्स इफ पॉसिबल, लगेच या डेवनी मल्टीप्लाई करायला नाही लागायचं. पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, दूसरे का ऑर्डर लिखना है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उसमें देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज इक्वल है और है, तो फिर आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखने में मदद होने वाली है. आ रही बात समझ में? तो ये समझ में आ गया आपको कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब करना है और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा. आ रही बात समझ में? आप इसको सॉल्व करते हैं, आप तरीका देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है. सर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के रहे तो फिर उनका ए बी और बी ए दोनों हो सकता है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. ऑर्डर सेम आएगी. देखते करके देखते. हाँ तो देखते, मैंने भी नहीं देखा, शायद होगा प्रॉपर्टी कुछ आता है कि. हाँ देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का ए बी और बी ए का रिजल्ट क्या आता है. सेम आता है. चलो करते 2/2 का लेते हैं. 1 2 3 4. ये ए है आपका और बी लेते हैं -1 2 -3 4. अब अगर मुझे ए बी निकालना है तो ए बी भी 2/2 होगा, तो 1 × -1 -1 -6 1 × 2 + 8 -3 -12 6 + 16 क्या आएगा -7 10 -15 22. अब अगर मुझे बी ए निकालना है तो मुझे पहले बी को लिखना होगा, इधर ये लिखना होगा 1 2 3 4. तो बी ए क्या आएगा -1 + 6. नहीं आता. ठीक है. तो हाँ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. अरे यार ये तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ना, मैंने तो बोला भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. हाँ बस ये है कि ए बी कर पाना और बी ए कर पाने की बात है. बस स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों भी निकाला जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, इक्वल तो होता ही नहीं है, इक्वल नहीं होता. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. हो भी सकता है ना. हाँ हो भी सकता है. नहीं होता. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए होगा इन जनरल. हाँ वो भी नहीं पता अभी. अभी आइडेंटिटी का क्या चीज वो नहीं पता, लेकिन इन जनरल नहीं होता कम्युनिटी. ठीक है. हाँ ए चलो रे. हाँ चलो अब मेरे को बताओ, अब आपने क्या क्या करना है. अब ये सीखना है मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस. और बस एक फाशी मान मागचे बोल बोलना करे ले मारी देते हो. हाँ ए सबसे पहले क्या करते बेटा, कुछ नहीं करते, कोई भी एक मैट्रिक्स लेते किसी भी ऑर्डर का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने का अपने को. हाँ एक बार सीख लो
फिर बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सीख लो, याद कर लो, फिर किसी भी मैट्रिक्स के लिए कर पाओगे। हाँ 1 2 3 2 3 1 कुछ भी लेने का। इसका ऑर्डर क्या है रे? 2/3। ऑब्वियसली अब मुझे अगर ए भी फाइंड आउट करना है तो बी मुझे 3 रोज वाला मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। हाँ 3 रोज और 3 कॉलम वाला ले लेते, 3 रो फर्स्ट कॉलम वाला भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लेते तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए 1 2 1 एंड 2 1 2 एंड 3 1 3, मतलब मल्टीप्लिकेशन आसान है और कोई उसमें ये नहीं है। अब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, प्रोसेस समझ लीजिए। मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करना है तो ये और ये चेक करेंगे, सेम है। अब जो नतीजा निकलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2/3 रहेगा। तो ए बी जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहने वाला है? 2/3। तो मुझे बताइए ए बी के अंदर कितने रोज है रे? 2। और कॉलम कितने है रे? 3। तो ए बी के अंदर 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, 1 2 3 1 2, मतलब एलिमेंट्स कितने हुए? ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 3। फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम्स। ये मैंने क्यों लिखा है? ताकि समझ में आ जाए आपको। तो यहां पर जो एलिमेंट आने वाला है मल्टीप्लिकेशन का, तो वो कैसे लेना है वो समझ में आने के लिए मैंने ये जनरल यहां पर रिप्रेजेंटेशन लिखा है। अब जैसे आपको पता चल गया कि ए बी के अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स है, अब जो पहला एलिमेंट आएगा वो कैसे आपको लेना है उसको समझते हैं, ठीक है? जगह ज्यादा लगती है थोड़ी। पहला एलिमेंट जो आएगा तो उसमें आपको क्या करना है? पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। मुझे बताइए अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर देखते हैं तो इसके अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रो, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। तो अगर मुझे यहां का नंबर फाइंड आउट करना है तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इनका एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा। एग्जांपल, मुझे यहां का एलिमेंट निकालना है, सिर्फ A11 निकालना है, तो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1, इधर का 1, ये रो और ये कॉलम ऐसे जाएगा। इस रो को इस कॉलम के साथ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 into 1 2 into 2 3 into 3 और इनका एडिशन करना है। 1 into 1 डायरेक्ट नहीं लिखते अभी, वो शाइनिंग मारने जैसा हो जाएगा, थोड़ी जगह लगने दो, लेकिन फिर आप जब निकालेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए ना क्या किया है। हाँ तो 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3। अब ये सिर्फ एक एलिमेंट हो गया ना आपका, समझ आ रही है? जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आप दरादर कर पाओगे, ठीक है? हाँ तो ये काय वाजवलं मी कसं बोलून मग A11 निकाला, कैसे निकाला? पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक है? A11 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? A12 में क्या करेंगे रे? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पहले मैट्रिक्स का पहला रो, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा रो। तो अगर मुझे A12 निकालना है तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो जाएगा इसके साथ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करते हुए, तो 1 into 2 पल्स, 2 into 1 पल्स, 3 into 1 गॅप आहे, तो गॅप मैट्रिक्स का गॅप है, तो इथे एक नंबर, इथे एक नंबर, इथे एक नंबर, हा नंबर है, हा बीच में आएगा गैप, ये नंबर है, इधर आएगा गैप, आएगा भैया गैप आएगा कि नहीं आएगा गैप? मैट्रिक्स मैं ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं A11 फाइंड आउट करो, ये दिखने में भदाड़ा दिख रहा है लेकिन है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर आएगा। अब आप मैट्रिक्स के अंदर अगर आप 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख रहे हो तो क्या आप ऐसा लिखते हो 1 2 3 4 5 6 और नथिंग लिखते हो? ऐसे नहीं लिख सकते बेटा। पहली क्लास बताया था मैंने क्या होता है, कई सारे लोग कॉमा देते हैं, मैंने भी गलती से कॉमा दे दिया था आपकी उम्र में, एक ही बार गलती की थी मैंने, कॉमा दे दिया था, सीधा कॉमा दिया था, फिर मैंने निकाल दिया। हो जाता है ना, आदमी को आदत होती है, चलो कॉमा दे दो, खाली जगह दिख रही है, अच्छा नहीं दिखता, कुछ भर दो, दे दिया कॉमा। कॉमा नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर, और इस स्पेस होता है
स्पेस कई के लिए होता है, समझ में आ जाए। एकदम चिपक के लिखेंगे कैसे समझेगा? आप जैसे मान लो कि किसी को 1 2 3 लिखना है, स्पेस दी जाए समझ में आएगा फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट से। अब किसी ने लिख दिया 1 2 3, लगेगा एक ही एलिमेंट है 1 2 3। फिर चला A13 निकालना, कैसे निकालेंगे? पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन एंड देन उनका एडिशन। तो 192 1 192 1 पल्स, 292 2 पल्स, 392 3 कळतंय का? हा बारीक लिहितोय कारण की म्हणजे बारीक लिहायला पाहिजे हो वाच. आता तर म्हणजे बारीक नाही राहिलं. हैं? आता म्हणजे बारीक नाही राहिलं. कहीं भी मैं आज नहीं बोल लूँगा। हमारा विषय कर रहा है स्पेस के बारे में, स्पेस देना चाहिए, बारीक की बात ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई, बारीक कर दो, कुछ बात ही नहीं हुआ। ए लड़के आपस की बातें बाद में किया करो, संसार की बातें बाहर बेटा। काही जणांची मजा चालू आहे, ज्यांना नशिबानं भिंती टेकायला भेटले त्यांना आराम चालू आहे। लक्ष द्या। A59 कैसे निकालेंगे? पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो, दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन। 2 1 2 into 1 पल्स, 3 into 2 पल्स, 1 into 3 पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन। 2 into 2 पल्स, 3 into 1 पल्स, 1 into 1। चला शेवटचा एलिमेंट A23, पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो, दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। 2 into 1 पल्स, 3 into पल्स, 1 into। आता AB, आता इज्जती देना। 1 plus 4 plus 9, काही जण याच्याच करतात। 1 plus 4 5 plus 9 14, आमच्याकडे याला 14 म्हणतात आणि अशीच ऍडिशन होत असते। तुमचं काय ते बघून घ्या। 1 into 2 2 into 1 1 into 2 4 plus 3 1 plus 4 5 5 plus 9 14 2 plus 6 8 plus 3 11 2 into 2 4 plus 3 7 plus 1 8 2 plus 6 8 plus 3 11। ये आ गया आपका AB। एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन करना ही है। हो सकता है कि अंदर के एलिमेंट नेगेटिव हो तो आपको कंफ्यूज मत हो जाना, उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए बाय रूल्स ऑफ इंटीजर्स, लेकिन उनको ऐड ही करना है। आ रही बात समझ में? आया समझ में? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय मैट्रिसेस समझ में आ रहा है? हां आता मला तुम्ही सांगा, समजा एखादं समजा मी असं लिहिलं 1 2 3, इसका क्या है 3/1, और एक मैट्रिक्स है जो मैंने लिखा 1 2 3, इसका क्या है 1/3। तो हा एकच एकदमच असं लुकडे आहे ना दिसेल दोन्ही, पण याचं मल्टिप्लिकेशन करायला गेलं तर 3/3 चा मॅट्रिक्स तयार होते। कळतंय का? हा दिसेल थोडे येडे या वेगळंच वाटतंय, पण ए बी पॉसिबल आहे का रे? पॉसिबल आहे का? तर 1 1 आणि ए बी चं मल्टिप्लिकेशन केलं ऑर्डर काय येईल? A 3/3। ही ऑर्डर इथे लिहिणं महत्त्वाचं आहे का? कारण तुम्हाला याच्यात कळते की तुम्हाला इथे किती एलिमेंट भेटणार आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आता गंमत कशी रे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आता तुम्ही मला सांगा, हा A11 काढायचे
पहिल्या मॅट्रिक्सची पहिली रो म्हणजे फक्त हे आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचा पहिला कॉलम म्हणजे फक्त हे 1 into 1 कळते का? म्हणजे खाली वर जातं रे याच्यातून आवाज जातो तिकडे A12 1 into 2 किती झालं 1 into 3 A21 मतलब पहले रो का सेकंड रो. आता इथं रो लय छोटी म्हणजे सुरू झाली संपली. तिला रो बी म्हणायचं म्हणजे आता उगा म्हणावं लागते बोली भाषा असल्यामुळे. कळतंय का? ऐ हा मग A21 म्हणजे काय रे 2 1 2 into 1 A22 म्हणजे 2 into 2 2 into 3 3 into 1 3 into 2 into 3 याचा उलटा काढा बरं बी ए. आता बी इथं लिहिलंय ना मी याला इकडे लिहितो बरं का 1 2 3 हे काय आहे 3 into 1 पॉसिबल आहे का रे बी ए. बी ए पॉसिबल आहे आणि ऑर्डर काय ती 1 म्हणजे एकच एलिमेंट आहे. कळतंय तुम्हाला एक रो आणि एक कॉलम म्हणजे एकच एलिमेंट आहे. काय होईल काय नाही होईल बघा. आता कसं काही एक एलिमेंट आहे रे A11 काढायचं आहे. कसं काढणार पहिल्या रो पहिला कॉलम एलिमेंट बाय एलिमेंट 1 into 1 1 plus 2 into 2 4 plus 3 into 3 plus मॅट्रिक्स आहे हा 1 by 1 चा. या मज्जा चालू का तुम्हाला याचं कळतंय का? म्हणजे म्हणजे आपण रो आणि कॉलम आता आपण जसं हे असे मॅट्रिक्स घेतले तर आपण सेम एलिमेंट्स घेतलेले तर मग ते सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हणजे जसं जे लास्टमध्ये ए बी आलं तर मग हर वेळेस असंच होईल. बाप हे मी पाहिलंच नव्हतं. अरे सिमेट्रिक आलं ना खरं. तो ये खोज मेरे नाम में लिखी जाएगी. मतलब चलो ठीक है कंबाइन लिखेंगे. मुझे बताइए इन्होंने क्या कहा कि हमने एलिमेंट सेम लिए. एक्चुअली एलिमेंट सेम लिए हैं लेकिन ये एक खास तरीके का अरेंजमेंट है. 3 रो 1 कॉलम वाला मतलब इसी अंदर 1 कॉलम है उसी को आपने रोज में लिखा. तो एक्चुअल में ये क्या है पता है ये ए का ट्रांसपोज है. आप समझ लीजिए बात. ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है. तो जो हम बोल रहे हैं हमारी खोज है शायद वो पहले हो चुकी होगी कि A into A is symmetric. कोई भी मैट्रिक्स इनटू इट्स अ ट्रांसपोज या कोई भी मैट्रिक्स इन ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये हो सकता है होगी आगे हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखनी हो सकती है. लेकिन गुड ऑब्जर्वेशन व्हेरी गुड. तुम्ही एवढे जण होते तुम्हाला दिसलं नाही का? मला तरी ठीक आहे मला एकदम झूम दिसते आणि मी फोकस्ड होतो मल्टिप्लिकेशन शिकवण्यामध्ये. तुम्ही ऑब्झर्व करायला पाहिजे होतं ना या डॅनरो. चला ठीक है. तर मला असं वाटतं की शायद ये प्रॉपर्टी होगी कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ में मल्टीप्लिकेशन लेते हो आणि क्योंकि और आप आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. क्यों? अगर कोई मैट्रिक्स m by n है तो उसका ट्रांसपोज n by m होगा. तसं करत रहा तुम्ही. पर इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है. ये जो आपने एलिमेंट लिया था तो जो रिपीटेशन की बात कर रहे हैं ना आपने एक्चुअल में एक ही मैट्रिक्स लिया है और उसका ट्रांसपोज लिया है तो एलिमेंट तो रिपीट होगी ही. आपने दूसरा मैट्रिक्स ही नहीं लिया है. तो कभी कभी गलती किसी खोज की तरफ ले जाती है. मैंने ऐसे ही लिया था ना और हो सकता है ये आगे प्रॉपर्टी भी हम पढ़े जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है. ठीक है चलो लिख लो इसको. अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फोकस कीजिए. समझ आया मल्टीप्लिकेशन? लिख लो इसको. लिख लो आगे बढ़ते हैं. अब मैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आगे नहीं बात करूंगा. हो गया नहीं है? हाँ कर पाएंगे क्या और लेना है क्वेश्चन? हो जाएगा. हाँ आपको हाँ एक क्वेश्चन लेते हैं. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं भाई के नाम और फिर आप 11 का क्या करेंगे? 11 की बुक में से
लगे तो आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल दूं क्या बुक के पेज का? हाँ म्हणजे टाकून द्या आमच्याकडे पीडीएफ आहे पण कोण उघडून कोण शोधल. चलो डाल देता हूँ मैं स्क्रीनशॉट करके देखो मतलब आगे प्रैक्टिस के लिए आगे काम में आएगा. ठीक है तुले बोलतो रे मला बोल सांग तो नंतर ये अब इसके बाद रिवील होगा वो जो मला विचार करावा लागेल नाही. देखो स्टोरी बनाना भी एक कला है. मैं बहुत ज्यादा स्टोरीज बनाता हूँ अपने आप ही. और फिर मुझे जो बात कहनी होती थी बहुत बार जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों पढ़ाई करना है तो कोई मोटिवेशनल बातें कहता हूँ तो बोल देता हूँ कि फला ने ढिमका ने कहा है. मुझे नहीं पता होता किसने कहा है कि नहीं कहा है. अपने को जो कहना हो किसी बड़े आदमी का नाम लेके बोल देने का. जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है अब जो मेरे को कहना वही बोल देने का. वो भी सकता है कई बार हमें ध्यान में नहीं रहता लेकिन अब मैंने कहा है मतलब एक बच्चे भी माने तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. बच्चे बोले यार रहने दो फिर चलो ठीक है. बड़े आदमी का नाम लेने से काम चल जाता है ऐसे होता है. तो मैं पहले भी बच्चों को अगर कोई बुक बताना तो मैं बोलता था आलोक सर बोल रहे ऐसा नहीं तो फिर मैं आलोक सर से बुलवाता था तो सर ये बोल दो ऐसा ऐसे ये बुक करने के लिए मेरी नहीं मानेंगे आपकी मानेंगे. ये होता था ऐसे और ट्रू भी हुआ था. मान्यताएं होती है और क्या होता है जीवन में. अभी एक कोई मैट्रिक्स बताओ आप लोग. हाँ भाई तू ही बता तेरे नाम से चल रहा है ये. बता जल्दी बता. हाँ चल बता चल. हाँ चलो ठीक है अब लिख दे. आप दूसरा बताना. यार थोड़ा वाड़ देते ना 3/3 ऐसे क्या है 3/3 घेतला. आता दुसऱ्यामध्ये ह्याची जर ऑर्डर 3/3 आहे तर बी मध्ये काय पाहिजे तुम्हाला 3 कॉलम 3 रोज तर पाहिजेतच. कॉलम 2 घेऊन टाकू. चलो बता बेटा जल्दी बताओ चलो. तो 3/2 तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा रे. ये और ये सेम है तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3/2. ओ हाँ 3/2 3 रोज और 2 कॉलम्स आएंगे. 3 रोज और 2 कॉलम्स मतलब 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आने वाले. तो यहाँ के एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है A11 पहले का पहला रो दूसरे कॉलम -2 × 1 -2 प्लस 3 × -3 -9. तो ये हट गया यहाँ आ गया -9 और 5 × 5 प्लस 25. आई बात समझ में. अब A12 निकालना है तो पहला रो दूसरा कॉलम तो -2 × -4 8 3 × 2 6 5 × 6 30. फिर A21 निकालना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 × 1 -6 7 × -3 -21 8 × 5 40. फिर क्या आएगा यहाँ पे A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम -6 × -4 24 प्लस 7 × 2 14 8 × 6 48. A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2 -1 × -3 प्लस 3 -3 × 5 -15 8 काय आहे इथं A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 2 × -4 -8 -1 × 2 -2 -3 × 6 -18. तो इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा 3/2 का 3 रो 2 कॉलम वाला. 25 में से 11 चले गए कितना बचा 44 13 13 86 अरे भाई एज अ टीचर देखना पड़ता बच्चे सही कर रहे हैं. आ जाएगा. मेरे को 11:15 बजे के बाद पता नहीं करे पापा. हाँ ये बात तुझे सांग ये मोक्कर है सांग
काय टाइम झाला आता? अकरा 8 झालेत ना? 10 11 12 घ्या चला. बरोबर आहे. तरी बी अर्धा निव्वळ असा मोकळा अर्धा तास आहे आपल्याकडे. म्हणजे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन उठून टाकूया आपण. एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन याला जे नाव दिलेले आहे ऍक्च्युअली ही एक प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये दिलेल्या मॅट्रिक्सचा इक्विव्हॅलेंट मॅट्रिक्स ऑब्टेन केला जातो बाय ट्रान्सफॉर्मिंग रोज विथ रोज अँड कॉलम्स विथ कॉलम्स. ट्रान्सफॉर्मेशन कशा पद्धतीने केलं जातं? एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये दोन टाइपचे ट्रान्सफॉर्मेशन असतात. एक असतं रो ट्रान्सफॉर्मेशन आणि दुसरं असतं दुसरं असतं कॉलमन ट्रान्सफॉर्मेशन. काय? कॉलमन. माझं येल सायलेंट नाही. कॉलमन ट्रान्सफॉर्मेशन. कळतंय का? काय? रो ट्रान्सफॉर्मेशन, कॉलमन ट्रान्सफॉर्मेशन. तुम्ही लोक याला कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन बी म्हणू शकता. हे दोन ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याकडे हे नीट समजून घ्या कारण मी तुम्हाला सांगतोय ह्याच्यावरती जे प्रश्न हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. दोनच गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक मायनर सल कोफॅक्टर्स काढणं जे ऍडजॉइंट मेथड मध्ये वापरतात इन्व्हर्स काढताना, जे की खूप सोपी गोष्ट आहे. महत्त्वाचे रो आणि कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनला समजणं. ठीक आहे. तर रो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये काय काय केलं जाऊ शकतं हे आपण एक्झाम्पलच्या द्वारे पाहणार आहोत. मग सगळ्यात पहिले रो ट्रान्सफॉर्मेशन पाहत असताना आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात की समजा आपल्याजवळ एक मॅट्रिक्स आहे 2 1 3 4 -5 6 7 8 9. बरोबर आहे. आता तुम्हाला इन्व्हर्स काढत असताना बऱ्याच वेळेस बऱ्याचशा ठिकाणी विशिष्ट नंबर आणण्याची गरज असते. मग अशा वेळेस समजा तुम्हाला ह्या पोझिशनला 1 आणण्याची गरज आहे. बरोबर आहे. या पोझिशनला 1 आणण्याची गरज आहे. मग तो 1 कसा आणणार तुम्ही, तर ह्याचा तुम्हाला विचार करावा लागतो. बरोबर आहे. किंवा बऱ्याच वेळेस तुम्हाला 0 आणावे लागतात काही ठिकाणी. मग अशा वेळेस तुम्ही काय करणार, कसं त्याला करणार कॅरी ओव्हर, त्याचे करण्याच्या दोन पद्धती. एक रो ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकतो तुम्ही, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकतो. ठीक आहे. माझा सगळ्यात पहिले आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन करतो. रो ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये तुम्ही दिलेल्या मॅट्रिक्सच्या रो इंटरचेंज करू शकता. पहिली गोष्ट म्हणजे ही आहे तुमची R1, ही आहे तुमची R2, ही आहे तुमची R3. दिस इज द फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. तुम्हाला जे तुमचं ध्येय साध्य करायचे ते वो जो भी आपको आपका एम पाना है वो पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि आपको R1 को R3 की जगह लेके जाना है और R3 को R1 की जगह लेके जाना है, तो आप क्या लिखेंगे उसको, आप लिखेंगे R1 चेंजेस विद R3. R1 चेंजेस इट्स पोजीशन विद R3 और इसको नोटेशन ऐसे दिया जाएगा R1 R3. इसका क्या मतलब होता है, R1 और R3 अपनी जगह चेंज कर रहे हैं. लेकिन ये चेंज करने के बाद क्या मैट्रिक्स ओरिजिनल वाला रहेगा क्या? नहीं. मैट्रिक्स ओरिजिनल रहेगा क्या? नहीं. ओरिजिनल मैट्रिक्स कैसे हो सकता है? तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है उसको कहा गया है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, नॉट इक्वल मैट्रिक्स. क्या कहा गया है? इक्विवेलेंट. और इसीलिए जब A लिखा गया है इज इक्वल टू दिस, तो इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखते समय इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? दिस डिजाइन. इक्वल नहीं रह सकता. इक्वल कैसे होगा बेटा? अगर थर्ड और फर्स्ट रो इंटरचेंज किए तो बस मैट्रिक्स पूरा उल्टा हो गया ना. नहीं, मैट्रिक्स उल्टा होने से भी मतलब नहीं है. हमें इक्वल का डेफिनेशन क्या है? हाँ. इक्वल मतलब एज इट इज होना चाहिए ना पोजीशन पे. इसका डिटरमिनेंट सेम आएगा ना. क्यों आएगा डिटरमिनेंट से? क्योंकि एक एलिमेंट लेते हैं बाकी के नहीं, नेगेटिव आता है डिटरमिनेंट. नेगेटिव आएगा. ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में बताऊंगा. ठीक है. देखो डिटरमिनेंट जैसे अभी 3/3 का आपके पास मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, तो उसमें अगर आप रो इंटरचेंज कर देते हो एक बार तो डिटरमिनेंट साइन चेंज कर देता है आने वाला वैल्यू. 2 बार करते हो वैल्यू वही आता है, मैग्नीट्यूड वही आता है, अगेन साइन वही आता है. इसीलिए तो जब आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है क्या फिजिक्स में वगैरह, बॉक्स प्रोडक्ट A बार B बार C बार ऐसा कहीं पे देखा है क्या, या फिर A बार डॉट B बार क्रॉस C बार? नहीं देखा. फिर छोड़ दो. सर R1 और R3 जब इंटरचेंज करें तो 2 बार ही इंटरचेंज करें ना, R1 R2 के साथ और फिर R2 R3. नहीं, ऐसे नहीं कर रहे, सीधा लेके जा रहे हैं. सीधा R1 की जगह R3 ले सकते हो. वही तो मैं बता रहा हूँ ना. ये कोई ऐसा नहीं कि ये छलांग नहीं लगा सकता. कुछ नहीं, आपकी मर्जी है. पहले
R1 को सीधा R3 के साथ चेंज किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? एलिमेंट सेम असेल तर मॅट्रिक्स सेम असेल. एलिमेंट सेम असेल तर मॅट्रिक्स सेम होईल. ठीक आहे. लई जास्त नका जात जाऊ. पहिले ऐकून घ्यायचं, थोडंच ऐकत जा, नंतर विचारायचं. म्हणजे काय होतं मग तुम्हाला पहिले काय होतं, बऱ्याच वेळेस काय होतं, मी पुढे काही सांगणार असतो आणि तुमचे क्रिएटिव्ह माइंड्स लगेच त्याच्यावर क्वेश्चन अरेस्ट करतात. चांगली गोष्ट आहे, मला आवडतं. प्रश्न विचारल्यामुळेच मी मोठा आणि हुशार होणार आहे. त्याच्यामुळे मी नेहमी मुलांना प्रश्न विचारण्यासाठी एनकरेज करतो. मला काही वाटत नाही की मला एखाद्या पोरानं काहीतरी विचारलं मला आलं नाही. त्याच्यात काय आहे, आपण सगळे स्टुडंटच असतो. कुणी मास्टर असतं कुठल्या विषयाचं, कुणी किती राहू द्या. आयन्स्टीन सुद्धा म्हणला होता मरताना, माहिती तुम्हाला काय म्हणला होता? अरे खरंच म्हणला होता येडे. अच्छा, आता तुम्हाला असं वाटत हे माझं नाही, आईन्स्टीनच म्हणणे. आईन्स्टीन म्हणला होता जर समजा जगामध्ये ज्ञान समुद्र एवढे, तर मला जे ज्ञान प्राप्त झालेले किंवा जे नॉलेज माझ्याजवळ आहे ते एका थेंबा एवढे. कळतंय तुम्हाला? म्हणजे ज्ञानाची असीमता कळली का तुम्हाला? आणि हे मी एवढं महावाक्य बोलू शकतो का? हे आईन्स्टीनचंच वाक्य आहे आणि मी कुठेतरी वाचलेले. खरं आता काय करावं. तर मग आता तुम्ही डायरेक्ट ब्लँक वापरू झाले का? आता मी विचार म्हणल्याचे विचार नको. बरोबर पॉज. जसं श्रीकृष्णानं सगळं पॉज केलं होतं ना आणि मग गीता सांगितली होती अर्जुनाला, तसं युद्ध थोड्यासाठी पॉज. आता लक्ष द्या. R1 आणि R3 एकमेकांसोबत काय झाले रे? इंटरचेंज झाले. इक्वलच्या साईनचे काय लिहिणार? इक्विव्हॅलेंट. इक्विव्हॅलेंट साठी हे साईन काय सांगते की वरच्या मॅट्रिक्स खालच्या मॅट्रिक्स सोबत इक्वल नाही. एक मॅट्रिक्स दिलेला आहे. माझं टार्गेट आहे की मला पहिली रो उचलून तिसऱ्या रोच्या जागेवर ठेवायची. तर मी ठेवू शकतो का? ठेवू शकतो. आणि यालाच आपण नाव दिलेले इंटरचेंज ऑफ रो अमंग्स देमसेल्फ. तुम्ही R1 ला R3 सोबत एक्सचेंज करू शकतात. R1 च्या जागेवर R3 जाईल आणि R3 च्या जागेवर R1 येईल. याला तुम्ही डिनोट केलेले R1 म्हणजे रो 1, R2 म्हणजे रो 2, R3 म्हणजे रो 3. R1 आणि R3 एक्सचेंज करायचे असेल डबल हेडेड एरो त्या दोघांच्या बीच मध्ये. म्हणजे हे काय कळत, हा ह्याच्या जागेवर चाललाय, हा ह्याच्या जागेवर चाललाय. पण मग आता हे चेंज करत असताना याला पुढे कंटिन्युअस इक्वल नाही लिहायचं, तर इक्विव्हॅलेंटचं साइन द्यायचं. हे मी सांगतो कारण की हा मॅट्रिक्स सेम नाही राहणार आहे. आता कळतंय का? मग याच्या इक्विव्हॅलेंट मॅट्रिक्स झाला. R3 कुठे गेला रे? R1 च्या जागेवर. जशाल तशी उचलायची रो आणि वरतून पटकायची, आणि ही जशाल तशी उचलायची आणि खाली पटकायची. आणि मध्येच काही संबंध आहे का? मधले फक्त यांचे भांडणं पाहतोय, त्याला काही घेणं नाही. कळतंय का? मग तुम्ही रो 1 ला चेंज केलं विथ रो 3. कळतंय का? एकदा एखाद्या मॅट्रिक्स मध्ये तुम्ही रो ट्रान्सफॉर्मेशन चालू केलं तर रोज ट्रान्सफॉर्मेशन वापरायचं, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन घुसडायचं नाही. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चालू केलं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही इस्तेमाल करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन घुसाएंगे नहीं. आ रही बात समझ में? इनवर्स निकालते समय की बात कर रहा हूँ. ठीक है? हाँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे. दोनों को मिक्सअप नहीं करना है. जैसे अभी इधर रो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो इधर कर सकते हैं हम लोग कॉलम को, क्योंकि अभी इनवर्स नहीं निकालना है हमको. इन जनरल अभी हम C1 के साथ C2 रिप्लेस कर सकते. तो जैसे हमने रो 1 को रो 3 के साथ में कर दिया, वैसे हम लोग क्या करेंगे, C1 ये होता है आपका कॉलम 1, ये होता है कॉलम 2, ये होता है कॉलम 3. तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स के बाद क्या लिख रहा हूँ मैं, C1 चेंजेस विथ C2. इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ पोजीशन चेंज करने वाला है. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या लिखेंगे आप, 8 - 5 1 7 4 2 and 9 6 3 as it is. आ रही है समझ में? ठीक है. हाँ, तो पहली बात क्या समझे आप, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप जितनी भी रोज है उनको एक साथ एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज कर सकते हो.
जैसे मान लो आपको दूसरी रो को चौथे रो के साथ इंटरचेंज करना है, तो नोटेशन क्या इस्तेमाल करेंगे इंटरचेंज करने से पहले कि R2 चेंजेस विथ R4, R2 चेंजेस इट्स पोजीशन विथ R4, बस उसको नोटेशन से ऐसे डिनोट करना है, तो आप एक दूसरे की जगह बदल सकते हो। एकाच वेळेला दोन रिकॉर्ड कर सकते हो। नहीं मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ही बार में 2-3 ऑपरेशन करने होते हैं, तो वो आप कर सकते हो। जैसे R1 को R3 में ऐड कर दिया और R2 को R3 में ऐड कर दिया, ऐसे। अब मजा देखना, अब यहाँ से आगे असली मजा स्टार्ट होता है। आपने रोज को एक्सचेंज कर दिया, ये समझ में आ गया, ये सबसे आसान बात है। अब मान लो कि मुझे इस रो को और इस रो को ऐड करना है, लेकिन मुझे चेंज किसके अंदर चाहिए, R1 के अंदर। मुझे R1 को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, मुझे यहाँ पर 6 लाना है इस पोजीशन पर। अब जैसे मान लो कि अगर मुझे A11 की जगह पर 6 लाना है, या फिर इसके अंदर करते हैं, इसके अंदर करते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मान लो 3 लाना है। अब मुझे अगर यहाँ पर 3 लाना है, तो मुझे क्या दिखता है, अगर मैं ये नंबर इसके अंदर ऐड कर दूं तो मैं यहाँ पे 3 ला सकता हूँ। तो आपको R1 के अंदर चेंज लाना था, और उसमें भी सिर्फ इसी एलिमेंट के साथ चेंज लाना था कि यहाँ पे 3 लाना था। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि आसान तरीका क्या है यहाँ पर 3 लाने का। एक तरीका है कि इसको R2 के अंदर ऐड किया जाए, और एक तरीका क्या हो सकता है इसको यहाँ पर 3 लाने का, कि नीचे 1 दिया गया है, तो आप इस वाले रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और पहले रो पे से सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ में आ रही है? चलो उसके पहले मैं मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ। आप किसी भी रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कहा मैंने, किसी भी रो या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड नहीं, क्योंकि डिवीजन इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा बोल सकते हो। मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी जगह 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ना करे मैंने तो एक नहीं है बेटा, एक रो किंवा एक कॉलम का, एक ही रो किंवा एक ही कॉलम, किसी को भी कर दो। एट ए टाइम कितने को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे मान लो मेरे को R1 के अंदर चेन चाहिए रे, क्या चाहिए चेन, मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का है। तो मैं इस बात को लिखूंगा कैसे, सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा कैसे, सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा कैसे, कौन चेंज हो रहा है रे, R1 चेंजेस टू वन साइडेड चेन, कौन चेंज हो रहा है R1, डबल हेडेड एरो दूंगा क्या, कौन चेंज हो रहा है R1, कैसे चेंज हो रहा है R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है रे बाबा। R1 चेंजेस, कैसे चेंजेस, बाय डिवाइडिंग हिमसेल्फ बाय 2 से खुद को मैंने क्या कहा, मैंने मल्टीप्लाई कहा। देखो मैंने मल्टीप्लाई ही कहा अपने अंदर, मैं बाहर एज ए टीचर देख रहा था क्या हो रहा है, आप लोगों का ध्यान था, आ रही बात समझ में। तो क्या किया हमने, R1 के अंदर चेंज लाया, कैसे लाया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने क्या लिखा, R1 चेंजेस, कैसे चेंजेस, बाय मल्टीप्लाइंग हिमसेल्फ इटसेल्फ, खुद को मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, अब ये जो चेंज आया है, लेकिन किसी का कहना था कि भाई मुझे R2 में चेंज चाहिए, तू तेरा R1 का कर ले, मेरे को R2 में चाहिए, क्या चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना है, चल ले R2 चेंजेस, कैसे 3 टाइम्स R2, कौन चेंज हो रहा है R2, कैसे चेंज हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई। अब ये दोनों ने कह दिया, तो तीसरे को लगा मुझे भी कुछ कहना चाहिए, तो 3 लोग थे मैट्रिक्स को देख रहे थे, कुछ खिलवाड़ कर रहे थे इसका, तो पहले 2 ने कर लिया अपना, अब तीसरा क्या बोला, मेरे को R3 में चेंज करना है, क्या करना है, मेरे को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ले कर लिए, R3 में चेंज होगा कैसे, -R3। अब ये तीनों के तीनों चेंजेस आप इक्विवेलेंट मैट्रिक्स करेंगे। R1 के अंदर क्या चेंज हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 16, 2 7 49, 2 9 18। R2 के अंदर क्या चेंज हो रहा है, R2 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 -5 -15, 3 × 4 12, 3 × 6 18। R3 के अंदर क्या चेंज हो रहा है, -1 -2 -3। अब पूछो, तो ये नया मैट्रिक्स बन गया ना, ये नया मैट्रिक्स बन गया, ये पहले वाले के इक्विवेलेंट हो गए। बोलने की भाषा बेटा इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट क्या है, इस मैट्रिक्स से ये इक्विवेलेंट है, इससे ऑब्टेन हुआ ना, हाँ, बस और कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब बस बोलने का। जैसे इससे ऑब्टेन हुआ तो क्या है, ये इसका इक्विवेलेंट है, सब बोल दो।
आई बात समझ में? हाँ, कैसे ऑप्टेन हुआ? कैसे ऑप्टेन हुआ? मतलब आपकी जो जरूरत थी उस हिसाब से, आपकी जरूरत थी कि पहले मैट्रिक्स को कुछ 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, दूसरे को 3 से, तो आप एट ए टाइम भी 2-3 मैट्रिक्स के अंदर 2-3 रोज के अंदर चेंज ला सकते हो जो आपके ताल्लुक ज्ञान की ये ते पुढे नाही होत कळतंय ना तुला तुझ्या एक्सप्रेशन कसं तरी झाली याची हा ताण घेऊ पुढे हे बघा मी शिकवत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्या मी जी गोष्ट शिकवतोय ती पुढे पण भरपूर वेळेस येणार असती पहिल्या वेळेस क्लिअर नाही झाली दुसऱ्या वेळेस आता मी काय होतं बऱ्याच वेळेस माहिती का माझा पण बऱ्याच वेळेस असा प्रॉब्लेम व्हायचा मास्तर काहीतरी शिकवायला ना मी काहीतरी त्याला स्वतः परत काहीतरी त्याच्यात इमॅजिनेशन करत तिसरीकडे चाललं जायचं आणि ते जे साधी गोष्ट सांगेले त्याचा मी लय राडा घालायचो नुसता मला मी निव्वळ काय सांगितलं तुम्हाला मी निव्वळ तुम्हाला एवढं सांगतोय का रोजचं ट्रान्सफॉर्मेशन करत असताना तुम्ही एकमेकांसोबत रोजची आदलाबदली करू शकता त्याला लिहायची पद्धत सांगितली याच्यात काय विचार करायचा बरं आता एखादं काय विचार करू शकतो आणि का करायचं मला म्हणायचं मी साधं साधं सांगतोय ना तो चेहऱ्यामुळे मला तसं वाटेल मला त्रास होतो एखाद्या कळत नसेल तर त्याच्यामुळे चेहऱ्याचे एक्सप्रेशन मॅच झाले पाहिजे तू कळतोय म्हणतोय चेहरा असं कसं मला मी काय सांगितलं फक्त रोज कैन बी इंटरचेंज लिखेंगे कैसे डबल हेडेड एरो से R1 R3 से एक्सचेंज हो गया खत्म किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है किसको कर रहे हो R2 को किससे कर रहे हो मान लो 4 से तो R2 इज गोइंग टू चेंज कैसे 4 टाइम्स R2 खत्म टाटा R1 चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें R2 चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई करें R3 चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है -1 से मल्टीप्लाई करें और ये ओरिजिनल वाले के इक्विवेलेंट ये ओरिजिनल वाले की इक्विवेलेंट है लिखने का तरीका मतलब ऐसा ना हो ना भ्रम पैदा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है ऊपर की स्टेप की नीचे की स्टेप इक्वल लिखना इक्वल इक्वल लिखते जाते हैं मैट्रिक्स में ये करेंगे तो गलत हो जाएगा बोर्ड के अंदर ये इक्विवेलेंट लिखना है यहाँ पे ये क्यों ऊपर के मैट्रिक्स की इक्वल वाली बात है क्या नहीं आ रही बात समझ में तो रो ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोग क्या क्या कर सकते हो पहली तो बात कर सकते हो रोज को एक दूसरे के साथ में ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको लिखने का तरीका समझ में आ गया आर आई डबल हेडेड आर आर जे मान लो जे मतलब कोई रो और कोई भी रोज को एक दूसरे में इंटरचेंज करो दूसरी चीज किसी भी रो से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो अब तीसरी चीज रोज को एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद भी जैसे मान लो कि अब ये आपको मैट्रिक्स आ चुका है अब आपको लगता है कि यहाँ पर आपको 1 लाना है तो आसान तरीका क्या दिख रहा है कि इन दोनों का एडिशन हो जाए तो यहाँ 1 आ जाएगा लेकिन कहां पर 1 लाना है फर्स्ट रो में तो चेंज किसके अंदर ला रहे हो R1 के अंदर तो जिसके अंदर चेंज लाना है उसको पहले लिखने का और क्या करने का सिंगल हेडेड एरो R1 इज गोइंग टू बी चेंज्ड कैसे चेंज हो रहा है R1 प्लस R2 क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है हमारी इच्छा है इसलिए नहीं ये बात सही है कि हमें यहाँ पर 1 लाना था इसलिए हमने ये किया लेकिन अगर आपको 1 लाना है तो आप क्या कर सकते हो ये यहाँ पे समझ में आ रहा है लेकिन इसका पिछले वाले जो मैट्रिक्स है पिछले मैट्रिक्स से कुछ संबंध कोई संबंध नहीं है देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ जब हम लोग 3/3 या 2/3 लड़के कहीं को बात कर रहे रे होती बातें करते रहे दोनों सामने आके बोलने को बोलू क्या 5 मिनट या जरा आमचं आयुष्य जगून पहा कसे सगळे जण आमच्याकडे पाहत असतात खाली बसून मजा वाटते आहे की नाही पण आता सवय झाली नाही लय वर्ष झालं ना पहिले कोरोनामध्ये घरी होतो ना नंतर भीतीच वाटायला लागली होती पोरांसमोर जाऊन शिकवता येईल पण ते असतं ना की जसं जसं क्लासच्या जवळ लागलो एंट्री यायला लागलो की लगेच ते आतमध्ये काहीतरी येऊन जातं संचार नाही तर तुम्ही विचार करा ना माणसं सुधारत नाही बोलायचं असं 4 जण एकमेक असं टकलून पाहायला लागले सुधारतं का गडबडतं की नाही माणूस भाषण करता येतं का असं 4 चौघ समोर
सोपी टेक्निक काय असते माहिती किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आपके अंदर इतना साहस नहीं है कि आप किसी के आंखों में देख के बात कर सको तो उसके माथे की तरफ देखिए, उसको लगेगा आप आंखों में देख रहे हो। कळते का? आता मी तुझ्या कपाळाकडे पाहतोय पण तुला काय वाटतं मी तुझ्याकडे पाहून बोलतोय, समोरच्याला वाटतं कॉन्फिडंट आहे, कळतंय का? तर तो वैसे तो अगर 1 चाहिए फर्स्ट रो में तो फिर एक नया मैट्रिक्स से लिख के जिसमें 1 है क्या करें? नहीं ऐसे नहीं, इसी से ऑब्टेन करके लिखना है सर वो रोज गेले महत्वाचा प्रश्न विचारला बरं का ना या याचा प्रश्न असा है, इसको कहना है कि अगर नए मैट्रिक्स का पिछले मैट्रिक्स से कोई रिलेवेंस नहीं है तो आप सीधा नया मैट्रिक्स लिख दो। नहीं, ऐसा नहीं है, पीछे के मैट्रिक्स में कायदे से चेंज लाके 1 लाना है। आ रही बात समझ में? क्योंकि आपको जब दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है कि उस मैट्रिक्स को, दिए गए मैट्रिक्स को इस नए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो जो नया मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन करना है वो पुराने मैट्रिक्स से ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ 1 लाना है तो मुझे अपनी दिमाग चलाना पड़ेगा कि इस रोज में मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे 1 आ जाए आसानी से। तो यहाँ तो सबसे आसान क्या तरीका मुझे दिख रहा है कि मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूं, लेकिन चेंज किसके अंदर लाना है? R1 में लाना है ना। अगर R2 में लाना होता तो मैं क्या बोलता है? R2 चेंजेस टू, और क्या R2 प्लस R1 बोलता। जिसके अंदर चेंज लाना है पहले उसको मेंशन करो कि भैया मैं R1 और R2 को ऐड करने जा रहा हूं, लेकिन जो एडिशन का रिजल्ट आएगा वो R1 के अंदर लिखने जा रहा हूं। तो क्या होगा? R1 चेंजेस टू, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। R1 चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 करेंगे, 16 माइनस 15 कितना आ रहा है? 1। वो कहाँ लिखेंगे? R1 में लिखेंगे। R2 में लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि चेंज किसको करना चाह रहे हैं? R1। आ रही बात समझ में? 14 प्लस 12 16, 18 प्लस 18 36। और ये दूसरा रो में कोई छेड़खानी की क्या हमने? नहीं। और ये भी एज इट इज। सर अगर 1 चाहिए था पहले तो फिर वो पहला सेट लेके सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। वो बताऊंगा ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं रो की बात कर रहा हूँ ना। कई बार मैट्रिक्स के अंदर ऐसा होता है कि एक मैट्रिक्स दिया है आपको A11 पोजीशन पर 1 लाना है, तो जानबूझ के सेकंड कॉलम में दिया हुआ रहता है, तो आप सिंपल इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन करते हो। आप C1 चेंजेस विद C2, जैसा R1 चेंजेस विद R2 करते वैसे C1 चेंजेस विद C2। C1 को C2 के साथ में चेंज कर लिया। ये जो भी मैंने रोज के बारे में बताया है वो सारा कॉलम के लिए लागू होता है। जैसे आप 2 रोज आपस में इंटरचेंज करते हो वैसे आप 2 कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो वैसे आप किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वैसे आप किसी नंबर से किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? और ये जो हरकतें हम लोग कर रहे हैं ना, इसी को कहा गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम रोज के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अगर हम कॉलमन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो हो गया कॉलमन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कॉलम ट्रांसफर कैसे ऐड बोल स्पष्ट में बोल, हिम्मत से बोल। कॉलम ट्रांसफर अकेला ही जो हिम्मत कर रहा है, और ये भी है और वो भी है। हाँ कॉलम ट्रांसफर झाल्यानंतर आपण ऐड या सेपरेट करू शकतो। अरे बेटा, जो भी रो के साथ किया है सब कुछ कॉलम के साथ किया जा सकता है। जो जितनी भी लड़के जितना भी मैंने रोज के साथ किया है सब कुछ कॉलम के साथ हो सकता है। जैसा रोज के साथ किया वैसा ही कर सकते हो। 2 मिनट। कॉलम 1
can be interchanged with column 2, column 3, column 4 and so on. लिखेंगे, रुको, लिखेंगे C1 interchanges with C2, आपस में चेंज होगा। C1 को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है? C1 को ऐड करना है C2 के अंदर, लेकिन C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके कर लो। C1 चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? C1 plus 2 C2 करके, मतलब C2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन करेंगे। हाँ बेटा, क्या किया हमने? हमारे पास एक मैट्रिक्स था, मेरी मनी इच्छा थी कि यहाँ पे 1 लाएगा, किसी कुछ भी इच्छा हो सकती है, लेकिन मतलब अगर ऐसी कोई इच्छा होती है तो क्या हम कर सकते हैं क्या? तो करने के लिए क्या हमारे पास है कि 16 को हटा दो, या फिर इसमें से 6 हटा दो 1 आ गया ना, ऐसे नहीं। 16 है और यहाँ पे 1 लाना है, तो कैसे लाएंगे? रोज की हेल्प से, या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐड कर दो 2 रोज को, सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ तो कुछ कर दो ऐसे। तो मुझे यहाँ दिखा कि 16 में से 15 को ऐड कर दे तो यहाँ 1 आएगा। चेंज किसके अंदर लाना है? R1 के अंदर। भले आपको एक ही एलिमेंट को 1 बनाना है, लेकिन अब ये क्या है, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमने अकेले A11 को चेंज करना तो हम ऐसे नहीं कर सकते A11 अकेले नहीं। देखो होता वही तो मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ चेंज इसमें लाना है, लेकिन इसमें चेंज लाने के चक्कर में आपका प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे 1 आ जाए, तो इसको 1 लाने के चक्कर में इनका जो बैंड बजेगा बचाना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बहुतों को लग रहा है बस हो गया अभी जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। आ रही बात समझ में? अगर हमने ऐसा लिखा कि A11 फिर उसमें A11 में प्लस A21 हाँ, ऐसा कर सकते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक एलिमेंट को नहीं कर सकते, जो करेंगे पूरे रो के साथ करेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इसके बाद में आप कहना चाह रहे हो कि सिर्फ आप ये ऑपरेशन कर सकते हो क्या कि A1 plus A21, तो ये मतलब सिर्फ इतना ही चेंज करना चाहते हो। और इसको लिखेंगे कैसे? ऐसी हाँ, मतलब आप बोल रहे हो कि ऐसा A11 चेंजेस विद A11 plus A12, हाँ वही ठीक है, A2 है, हाँ मतलब A2 है। हाँ ए समझ पा रहे? प्रश्नों को चलो ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो बेटा ये कायदे में नहीं है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर हमको जैसे कि 2 ऐड करना है, बट कॉलम वाइज और रो वाइज वैसे कोई जैसे कि 2 आ ही नहीं रहा है, ऐड करके मल्टीप्लाई करके, तो उस केस में कैसे करते हैं? जैसे कि आपने कहा R1, वहाँ पे आपने किया R1, तो हमने 2 R1 से किया, तो अगर हमारे पास वो आ ही नहीं पा रहा, तो जैसे मल्टीप्लाई करके भी, तो फिर उस केस में कैसे करते हैं? आएगा क्यों नहीं मतलब कैसे था? आएगा? फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आता है। देखो बात ये है, हिट एंड ट्रायल का कोई सीन नहीं है वहाँ पे। सीधी सी बात है कि आपको जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा, आपको जो भी डिजाइन नंबर लाना है, नीचे के रोज में देखिए कि ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो। हिट एंड वो जो आप बोल रहे हो ट्रायल एंड एरर वही होता है, लेकिन ये मतलब उस सेंस में नहीं कि बहुत बड़ा कोई एग्जांपल है उसको आप ट्राई कर रहे हो, एरर आ रहा है, ट्राई करो एरर आ रहा है, ऐसे नहीं। सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, कहते हैं क्या? तो मेन चीज क्या समझे आप लोग? हाँ बेटा अब आपका वकील सर, ट्रांसफॉर्मेशन में हम कौन से ऑपरेशंस नहीं कर सकते? ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक रो को दूसरे रो से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी रो को कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ ये बहुत मेन चीज आपने पूछी। जैसे मैंने रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो किसी को ऐसा लगा कि यहाँ पे 10 लाना है, तो भैया R1 plus 2 कर दो ना। अच्छा ये पूछ रहे थे आप? नहीं ऐसे नहीं पूछा, अलग पूछा था नहीं, अरे ऐसे ही। ठीक है, तो किसी भी रो के अंदर आप नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको रो को चेंज करना है तो रोज के साथ ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सेपरेटली नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स में नहीं किए जा सकते बाहर से, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किए जाते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ। हम 1 वैसे भी ला सकते हैं, अगर हमने R3 को नेगेटिव से पॉजिटिव किया। कहाँ पर? 16, 14
इसमें 1 लाना है आपको। तो फिर हमने अगर R3 जो है उसको अगर पॉजिटिव किया, R3 को आपने R1 के साथ इंटरचेंज किया और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल यही तो आपको दिमाग लगाना है ना इनवर्स निकालते समय। बात समझिए, ये यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे 1 लाना है तो आप C1 C2 को क्यों नहीं इंटरचेंज कर रहे? कर सकते बिल्कुल। देखो यही तो करना है ना, फिर आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। हमें क्या दिमाग लगाना है, अब जो हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे बाय रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, वहां पे हमें क्या करना होता है, हमें पहले पोजीशन पे A11 पे 1 लाना है। तो कितने आसानी से ला सकते हो, बस ये आपको सोचना है। रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बस एक बात है बेटा, इस बात को ध्यान में रखना। ये बात ये है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का जब इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल किया, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इनवर्स के इनवर्स अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो और आपने मेथड चुन लिया रो ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आप, हाँ ठीक है समझ गया ना, तो आप तब तक के लिए मतलब आपको लास्ट तक रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कॉकटेल बना दिया रो और कॉलम का। आई बात समझ में? ठीक है, एक बार रो कोई भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं, वो तो एलिमेंट से रियल नंबर कोई भी आ सकते हैं। अच्छा तुम्ही बोलायला चालू केलं म्हणजे क्लास संपला असं समजायचं की हा हे बेटा बेटा रो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये भी बढ़िया था। रो का आपस में एडिशन, हाँ बेटा रो का आपस में एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। बेसिकली एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, मतलब वो -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना है। तो 2 रोज का एडिशन हो सकता है या फिर कह सकते हो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन 2 रो का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। किसी रो के अंदर किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी नंबर से रो या कॉलम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में और भी अगर कोई छोटी मोटी बात रह गई होगी तो उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको समझ में आएगा। बस याद रखना कि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, कि आपको इनवर्स निकालना है या फिर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तब आपको दिए गए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। क्या मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर का, कि मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाना ये आपका टारगेट होता है। तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इसको 0 बना दे। तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे करना होता है वो, ताकि आप एक दिन ना लगा दे उसको 0 बनाने में। मतलब इसको 0 बनाया, फिर ये कुछ और आ गया, फिर इसको 0 बनाने गए तो वो कुछ और हो गया, ये वाली झंझट पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ स्टेप्स हमें बताए कि उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो स्टेप है। हाँ बेटा, हाँ तो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। ठीक है, कुछ और? ठीक है, तो अब बाकी की बातें कल की क्लास में करेंगे, कल 7:30 की क्लास में करेंगे। याद रखना कि क्लास को हो सके जितना टाइम पे पहुंचना, क्योंकि अगर नया मैं कुछ बताने जा रहा हूं और 15-20 मिनट लेट कर दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके पास रिकॉर्डिंग है बाद में देखने के लिए, लेकिन फिर वो टाइम वेस्ट चला जाएगा, आगे का नहीं समझ में आएगा। तो टाइम पे आ जाना क्लास में, ठीक है।